इधर दिल्ली की सत्ता करो या मरो का जंग का मैदान बन चुका है। तभी तो अरविंद केजरीवाल सत्ता हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का हर बड़ा नेता जो है वो बेल पर है क्योंकि भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं। तो इधर अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों की सूची में बड़ा फेरबदल करने वाले हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ये आप में बड़े बगावत की दस्तक है? रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के लिए अरविंद केजरीवाल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। उनकी चुनावी तैयारियां तारीखों से भी आगे चल रही हैं। लेकिन क्या इस जल्दबाजी के पीछे एंटी इनकम्बेंसी का डर है और इसीलिए केजरीवाल की पार्टी ने मौजूदा विधायकों की लिस्ट पर ताबड़तोड़ अंदाज में कैंची चलाना शुरू कर दिया है? और इसी के विरोध में क्या अब आम आदमी पार्टी में बगावत तो नहीं होने वाली है? यह सुगबुगाहट दिल्ली के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन बगावत की बू कैसे आई? दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बातें होने लगी थी। दिल्ली की 70 में से 15 सीटें कांग्रेस को देने की चर्चा थी और 2 से 3 सीटें इंडी गठबंधन के दूसरे साथियों को देने की भी खबरें आई थी। इससे आम आदमी पार्टी के विधायकों के जाहिर तौर पर टिकट काटे जाने थे, जिसका डर था। लेकिन केजरीवाल ने आकर गठबंधन से साफ इनकार कर दिया और दावा किया कि चौथी बार भी अकेले लड़ेंगे और जीतेंगे। सर, आज आपने फिर से क्लियर किया कि दिल्ली में गठबंधन नहीं होगा। बस नहीं होगा। सर ओवरऑल कांग्रेस के साथ सीटें भले नहीं बटे, लेकिन केजरीवाल कैब में वैसे भी खलबली मची है। खबरें थी कि ज्यादातर विधायकों के टिकट काटे जा रहे हैं तो वो एकजुट होकर पार्टी के खिलाफ उतर सकते हैं। लामबंद होकर बैठक की भी खबरें थी, लेकिन स्पीकर रामनिवास गोयल ने अपने घर ऐसी किसी बैठक के होने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन बगावत की आशंका की एक वजह ये भी बताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी ने अब तक 31 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इनमें 27 विधायकों में से 24 के टिकट काट दिए हैं, यानी अब तक करीब 89% टिकट आम आदमी पार्टी काट चुकी है। और इनकी दूसरी लिस्ट में तो 20 विधायकों के टिकट काटे जा चुके हैं। इनमें सीलमपुर से विधायक अब्दुल रहमान भी शामिल है, जिन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया और तुरंत कांग्रेस में शामिल हो गए। देखिए, आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ था तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर थी। वहाँ समानता की बात थी, सभी धर्मों को, सभी वर्गों को साथ लेके चलने की बात थी। चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो या दलित भाई हो, जो भी हो, सबको साथ लेके चलने की बात थी, जिस पर पार्टी कहीं भी खरी नहीं उतर रही थी। मौजूदा विधायकों के केजरीवाल टिकट काट रहे हैं तो दूसरी पार्टियों से आने वालों को टिकट दे रहे हैं। पहली सूची में 11 में से 6 प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस से आए हुए थे, जिन्हें टिकट मिला है। इसे देखकर आप में आने वालों की रफ्तार बढ़ गई है। तभी तो नजफगढ़ से निर्दलीय पार्षद तरुण यादव और मीना यादव आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आज केजरीवाल जी की नीति से प्रभावित होकर और अपने सभी साथी उनकी बातों से प्रभावित होकर मैंने आज पार्टी ज्वाइन की है। केजरीवाल कैंप में जो नए आएंगे, क्या वो सब टिकट पाएंगे? अगर ऐसा होता है तो मौजूदा नेता फिर कहां जाएंगे? बस आप में बगावत की खबरों के पीछे यही सवाल है। वैसे भी बगावत की बातें यूं ही नहीं हो रही। पार्टी भले इनकार कर रही है, लेकिन अगर धुआं उठ रहा है मतलब आग तो कहीं लगी ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या की पूरे देश में चर्चा है, लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली के फिजियोथेरेपिस्ट अरविंद की आत्महत्या के मसले को लेकर भी चर्चाएं तेज हो चुकी है, या फिर ये कह लीजिए कि उनकी आत्महत्या का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। उन्होंने भी अपनी पत्नी की प्रताड़ना और कोर्ट कचहरी के पचड़ों से परेशान होकर मौत को गले लगा लिया था, लेकिन 7 साल बाद भी उनका परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, इंतजार कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। महज 4 दिन बाद फिर से अरविंद की तस्वीर दीवार पर टंगी होगी, जिसमें वो मुस्कुरा रहा होगा, लेकिन अब भी सामने खड़ा परिवार गम के आंसुओं में डूबा होगा। बेंगलुरु के एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की सुसाइड केस की पूरी देश में चर्चा है। पत्नी के उत्पीड़न से तंग आकर अतुल ने घातक कदम उठाया और अपने जीवन को समाप्त कर लिया। अतुल के केस में कई लोगों पर आरोप है, पत्नी के झूठे मुकदमे, तारीख पर तारीख और लचर न्याय व्यवस्था। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं।
आज से ठीक 7 साल पहले अतुल की तरह दिल्ली के अरविंद ने भी ऐसा ही घातक कदम उठाया था। अरविंद की भी समस्या अतुल जैसी थी। वो भी झूठे मुकदमों और कोर्ट की तारीख से परेशान हो उठा था। 23 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, उसमें आप पन्ना नंबर 13 देखिए। मैं अपने दर्शकों को भी अगर दिखाऊं तो इसमें आप देख पाएंगे सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, मेरी मौत की जिम्मेदार सबसे पहले हो तो अंधा कानून। तो कहीं ना कहीं कानून के सामने वो कैसे लड़ रहा था। बात साल 2017 की है और महीना भी दिसंबर का था। दिल्ली के यमुना विहार निवासी अरविंद पर उनकी पत्नी ने कई झूठे केस लगाए थे। तंग आकर अरविंद ने 15 दिसंबर 2017 को ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी थी। अरविंद ने भी मरने से पहले 23 पेज का सुसाइड नोट लिखा था। उसमें देश की न्याय व्यवस्था से नाराजगी थी। पत्नी के लगाए आरोपों से अरविंद के खिलाफ कई सालों तक मामला कोर्ट में चला। अदालत के चक्कर लगाते लगाते अरविंद ने वकालत भी कर ली और अपना केस खुद लड़ने लगे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए जो मतलब एक तरफ की सुनवाई हो। लड़की ने ना इसे बहुत परेशान करा, 10 साल परेशान करा और यही कहता रहा कि भाई तू सुधर जा, तू सुधर जा। पर कह रही नहीं, मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे तेरे से मतलब नहीं है और मैं तेरे को तो ऐसा फंसा दूंगी कि कभी तू जिंदगी में निकल ही नहीं सकेगा, ऐसे से बोलती थी। तो कानून साथ देता तो आज अरविंद होता आपके हाँ साथ। कानून होता तो कानून ने उसका कभी साथ नहीं दिया, ऋचा ठाकुर का ही साथ देता था और इसी से वो परेशान आकर उसने आत्महत्या की। दिल्ली के यमुना विहार के अरविंद की जिंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी। 2008 में परेशानियों ने चुपके से दस्तक देना शुरू किया। अरविंद की मुलाकात सुभाष विहार निवासी ऋचा ठाकुर उर्फ काजल से हुई। दोनों में प्यार हुआ और 2009 में आर्य समाज मंदिर में लव मैरिज की। उसके बाद अरविंद का जीवन पूरी तरह बदल गया। वो पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट था। अरविंद के परिवार का कहना है कि शादी के लिए अरविंद पर ऋचा ने दबाव बनाया था। उसने रेप के आरोप लगाए, जिसके चलते अरविंद ने आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। उन्होंने बताया कि पहले दिन से अरविंद अपने परिवार से अलग रहने लगा। अरविंद की एक बेटी हुई। अरविंद की पत्नी ने पैसों के लिए डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया, जिसके चलते अरविंद को जेल जाना पड़ा। जब तक उसके पास पैसे रहते थे वो थोड़ा ठीक रहती थी, हफ्ते 10 दिन, उसके बाद फिर उसको परेशान करना शुरू कर देती। इन बातों से झगड़े बढ़ते चले गए और बाद में जब उसने कोशिश की कि मैं इसके साथ नहीं रह पाऊंगा तो उसने उसके डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया, जिसमें उसको जेल हो गई। और जब उसको जेल हुई तो हमें पुलिस का फ़ोन आया, फिर हम वकील के थ्रू गए कोर्ट में, हमने उसकी ज़मानत करवाई। तब हमें पता चला कि मामला इतना आगे हद तक बढ़ गया है और सालों साल वो उस केस में उलझा रहा और मेंटेनेंस के पैसे देता रहा, जबकि वो कोई जॉब भी नहीं करता था। इधर उधर से मांग मांग के बहुत दयनीय स्थिति में रहा, मतलब कई सालों तक। 2016 तक अरविंद का कोर्ट में केस चला। कोर्ट ने 6 लाख रुपए के अमाउंट पर तलाक करवाया, लेकिन तलाक के बाद भी ऋचा ने अरविंद का पीछा नहीं छोड़ा। अरविंद पुरानी जिंदगी को भूले कंप्यूटर कंपनी में काम करने लगा। लेकिन 13 दिसंबर 2017 को ऋचा अरविंद के दफ्तर पहुंची और वहां उसने अरविंद को बेइज्जत किया। उसका लैपटॉप बैग लेकर ऋचा अपने साथ चली गई। ऑफिस में बेइज्जती होने पर सबसे पहले अरविंद ने सुसाइड नोट 13 दिसंबर 2017 को लिखा। सुसाइड नोट के पेज नंबर 13 में अरविंद ने अपनी आत्महत्या की वजह देश के कानून को बताया कि कैसे कानून की वजह से वो खुद को बेसहाय महसूस कर रहा है। 14 दिसंबर को एक नोट लिखा जिसमें अरविंद ने अपनी हालात और ऋचा द्वारा परेशानी का जिक्र किया और आखिरी नोट 15 दिसंबर को लिखा जिसमें ऑफिस में हुई उसकी बेइज्जती का जिक्र किया जो ऋचा ने पूरे ऑफिस में की सबके सामने। 15 दिसंबर की शाम अरविंद ने रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के आगे लेटकर आत्महत्या कर ली। हाँ बेटे, हर समय करती है, हम तो उसे टांग भी नहीं पाते, ऐसे पैक हुआ रहता फोटो। और जब साल भर में उसकी वो आती है ना तिथि, जब हम उसे याद करते हैं मरण, जब उसका आता 15 दिसंबर, तो पूरा घर में शोक छा जाता है और सबकी आंखों से आंसू, सारी घड़ियां ताजी हो जाती है हमारी। 13 तारीख की सुबह यहाँ से निकला है ऑफिस के लिए, 13 की शाम को ही इंसिडेंट हुआ है। फिर वो पूरी रात भटकता रहा। 13 तारीख को जो 14 हो गई, सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे जो 13 पन्ने वाला नोट डाल के गया है। और मुझे तो ऐसी उम्मीद है कि वो ये सोच रहा था कि शायद अब कानून मेरी सुनेगा। हम इस सुसाइड नोट को लेके पुलिस थाने गए, वहाँ से हमें कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। हमें बस ये बोलते गए गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लेते हैं, बाकी वो आ जाएगा। फिर वो पूरी तरह से हिम्मत हार गया कि इस देश में कोई ऐसा कानून नहीं है जो उसको किसी भी तरह से प्रोटेक्ट कर सके। तो आखिरकार वो हिम्मत हार के उसने जान दे दी।
परिजन कहते हैं कि अगर सुसाइड लेटर पर पुलिस संज्ञान ले लेती और ऋचा पर कार्रवाई करती तो अरविंद 15 दिसंबर की शाम आत्महत्या नहीं करता। अरविंद तो चला गया, लेकिन अपने पीछे पूरा हंसता खेलता परिवार छोड़ गया। इतने साल बीत जाने के बाद भी परिजनों के आंसू अब तक सूखे नहीं हैं। उनकी मां कहती है कि आज भी अरविंद की कमी खलती है। वो अरविंद की फोटो दीवार पर नहीं टांगते क्योंकि उसकी याद आती है। सिर्फ 15 दिसंबर को उसकी फोटो निकालते हैं और पूरा परिवार गम में डूब जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।